नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं हम अपने परिवार एग्जाम विषय में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित के विषय में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है, संख्या। सबसे पहले देखेंगे संख्या क्या कहलाती है। लिखने गिनने तथा मापने की सरलतम पद्धति संख्या कहलाती है। लिखने गिनने तथा मापने की सरलतम पद्धति क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ये संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, जिसे हम बोलते हैं इमेजिन नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिन नंबर। यानी हम कह सकते हैं लिखने गिनने तथा मापने की सरलतम पद्धति क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। संख्या को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। तो हम देखेंगे वास्तविक संख्या क्या कहलाती है। हाँ, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी से मिलकर बनी होती। मतलब हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक, मतलब अनंत तक। अब हम देखेंगे काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। जहां काल्पनिक संख्याएं होती हैं उसे आई और आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे वो क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। जहां काल्पनिक संख्याएं होती हैं उसे आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं इस विषय में। हाँ, अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। क्या देखेंगे, परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। P/Q के रूप में लिख सके। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां P और Q दोनों पूर्णांक है लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे 22/7, 7/9, 24/12। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और हम देखते हैं सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं होती, परंतु सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी बारे में आगे बात करते हैं। हाँ, देखिए अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की, मतलब इरेशनल नंबर। हम क्या बात करेंगे, अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इस रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में पाई हो गया, कड़ी में 3 हो गया,
कैडी में 2 हो गया, कैडी में 7 हो गया। हाँ, और आप बताइए क्या कैडी में 4 ये एक अपरिमेय संख्या है? तो हम क्या कहेंगे, नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कैडी में 4 का मान होता है 2, जो कि एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कैडी में 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आइए और आगे देखते हैं। हाँ, अब हम चर्चा करने वाले हैं भाज्य संख्याओं के विषय में। किसके विषय में, भाज्य संख्याओं के विषय में। भाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। मतलब जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। मतलब भाज्य संख्या किसे कहेंगे, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से भी कटती हैं, एक से भी कटती हैं और किसी भी संख्या से कट सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 15 इत्यादि, मतलब ऐसे ऐसी बहुत संख्याएं। अब हम देखेंगे भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे है एग्जाम्पल 8। अब हम 8 के देखेंगे कितने गुणनखंड होते हैं। 8 का पहला तो गुणनखंड 1 होगा, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 4, चौथा ये खुद होगा। मतलब हम यहाँ क्या देख सकते हैं, 8 के कुल 4 गुणनखंड है। मतलब यह संख्या कैसी है, यह संख्या भाज्य है। भाज्य संख्या वही संख्या होती है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। हम यहाँ देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 और तीसरा ये खुद हो जाएगी। मतलब इसके कितने गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड है। अतः यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। किन संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की। आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद स्वयं संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 13 आदि। हम देखेंगे अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक होता है दूसरा स्वयं वह संख्या। जैसे हम ले लेते हैं कोई संख्या 3 ले लेते हैं, 3 का क्या गुणनखंड है, एक तो 1 होगा, एक तो 3 खुद होगा, ये अन्य किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से ले लेते हैं 11 का देखेंगे, 11 केवल 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा अतः हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। हम देखेंगे यहाँ 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, 2 सबसे छोटी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके केवल कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड, एक ठो खुद 2, इसलिए यह कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट की। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां Q शून्य ना हो। मतलब किन संख्याओं की बात हो रही है, परिमेय संख्याओं की बात हो रही है। किन संख्याओं की बात हो रही है, परिमेय संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ पे परिमेय संख्या की बात हो रही है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये दोनों पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। मतलब प्रत्येक धन परिमेय संख्या कैसी होती है, 0 से बड़ी होती है। तो हम एग्जांपल ले लेंगे 2/3, ये क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल ले लिए 4/5, जो 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है, धन परिमेय संख्या है।
इसलिए ये 0 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। और हम देखते हैं प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या कैसी होती है, प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। जैसे हम यहाँ पे ले लें -3/2, ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब हम देखते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परंतु यह ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। हमने पहले ही बताया सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, किंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। तो अगर सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं तो कहीं ना कहीं परिमेय संख्याओं में क्या है, भिन्न सम्मिलित है। तो हम क्या देखेंगे, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। आइए आगे अध्याय की चर्चा करते हैं। देखिए अभ्यास एक एक हल करेंगे हम, अभ्यास एक एक हल करेंगे। हमें क्या दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को क्या दिया है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे ऐसे 18/45। ये हमें परिमेय संख्याएं दी हुई है और हमें क्या करना है, इस परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम दी हुई संख्याओं का क्या ले लेते हैं, समापवर्तक ले लेते हैं। तो हम इसका HCF लेंगे। तो HCF लेते वक्त हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो हम भाग करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर जो शेष बचता है उससे फिर इसको भाज्य बना के भाग दे देते हैं। 9 दूनी 18। अब हम देखेंगे हमारी भाग यहाँ पे चली गई है, पूरी विभाजित हो चुकी है। मतलब हमारा 9 जो आया है ये क्या है, HCF है। ये हमारा 9 क्या है, HCF है। मतलब 9 एक ऐसी संख्या है, 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 18 और 45 दोनों विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, इसी 9 से इस संख्याओं में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी 9 से इस संख्याओं में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 बटे 9 पच्चे 45, 2/5 आ जाएगा हमारा क्या आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से इस संख्या को हल करते हैं। हमें दिया है 8/12। इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका HCF ले लेंगे। इन संख्याओं का क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। HCF लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी। हम दे देंगे भाग, 8 का नाम 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। फिर हम इस 4 से 8 में भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हमारा 4 क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 HCF आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंश और हर में क्या कर देंगे, इस 4 से भाग दे देंगे, इस 4 से भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2/4 तिहाई 12, 3, 2/3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से एक और सवाल दिया गया है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा सॉल्व करके। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया है, आगे दिया है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश है। हमें अंश दिया हुआ है, अंश दिया गया है। हमें -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश हमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है। ये 8 का अंश दिया है, सबसे पहले क्या था, -4/5 है। अब ये अंश 4 से 8 कैसे हुआ है, ये अंश 4 से 8 कैसे हुआ है, तो हम कहेंगे कि 8 जो है वो 4 का 2 गुना है। तो अगर ये प्लस में है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें -2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, -2 से गुणा कर देंगे। दोनों अंश और हर में क्या कर देंगे, -2 से गुणा कर देंगे।
तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया है, -16 दिया है। क्या दिया है, -16 दिया है। तो उससे पहले हमें पता है क्या, -4 बटे 5 को क्या दिया है, -16 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका अंश हमें दिया है -16, तो हम यहाँ करेंगे 4 का ये कितना गुना है, 4 गुना है। ये 4 का 16 कितना गुना है, 4 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें माइनस, ध्यान देना -16 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल और केवल 4 से गुणा कर देंगे। केवल और केवल क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, अंश हमारा -16 आ जाएगा जो कि दिया हुआ है, और बटे में आ जाएगा 5 चौक 20। ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। आइए और आगे प्रश्नों को देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। हमें क्या करना है, निम्न परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनके हर को क्या करना है, धनात्मक बनाना है। तो हमें पता है हर को या अंश को, दोनों को धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, -1 से गुणा किया जाता है। -1 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो हम इसमें करेंगे -1 से गुणा। ठीक, देखिए हमें क्या दिया है, -4 बटे -19, -4 बटे -19 में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे -1 से, -1 से कर देंगे गुणा। तो हमारा प्राप्त हो जाएगा प्लस का 4 बटे प्लस का 19, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा हर क्या है, धनात्मक है। इसी प्रकार से इस सवाल को भी देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 7, यहाँ पे हमें दिया है 7 बटे -13। 7 बटे -13 को क्या करेंगे, इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। तो -1 से गुणा करने के लिए अंश तथा हर में दोनों से -1 से गुणा करेंगे। -1 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 × 9 7, ये आ जाएगा हमारा -7। क्या आ जाएगा, -7 बटे 13 × 9 13, ये हो जाएगा हमारा +13। क्या हो जाएगा हमारा, +13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और हम यहाँ देख सकते हैं हमारा जो हर आया है वो कैसा है, धनात्मक है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न दिया गया है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए इसी प्रकार से और आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ हमें क्या दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। अब हमें क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया हर को धनात्मक बनाया, अब हमें क्या बनाना है, अंश को धनात्मक बनाना है। तो हर को धनात्मक बनाने तथा अंश को धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या किया जाता है, हम क्या जानते हैं, -1 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो चलिए हम इस दिए हुए क्वेश्चन में क्या करते हैं, -1 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। -7 बटे 13 में हम क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में क्या कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे -1 से, तो हमारा आ जाएगा 7 × 9 7, ये कैसा आएगा, +7, +7 बटे 13 × 9 13, ये कैसा आएगा, -13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और हमें क्या बोला है, अंश को धन पूर्णांक बनाना है, अंश को धनात्मक बनाना है। यहाँ हमारा अंश कैसा है, यहाँ हमारा अंश धनात्मक है। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, -11 बटे -19, क्या दिया है, -11 बटे -19। अब हम इसे, इसके अंश को धन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें -1 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें -1 से गुणा कर देंगे। तो चलिए इसमें हम क्या कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 11 × 9 11, ये कैसा 11 आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। के बटे में 19 × 9 19, यहाँ पे भी 19 क्या आएगा, +19 आएगा। क्या आएगा, +19, और ये आ जाएगा हमारा
आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, धनात्मक है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न दिया गया है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे के सवाल को हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो, और अगर हम यही सवाल करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।